खुदबीन ओवैसी आजकल बेहद परेशान है। ओवैसी की नींद इस बात पर उड़ी है कि कहीं देश के मुसलमानों का लीडर बनने के चक्कर में वो अपना हैदराबाद का किला गवा ना दे। उसके पीछे की वजह है तेलंगाना में मुस्लिम वोट बैंक पर कांग्रेस की सेंधमारी, और इसी से ओवैसी बेचैन है और इसी वोट बैंक को अपने साथ सहेजे रखने के लिए हर रोज एक नया पैंतरा चलते हैं। और इस बार पैंतरा चला दाढ़ी, टोपी और शेरवानी का। एक तरफ ओवैसी की कट्टरपंथी लकीर है और कांग्रेस का तुष्टीकरण का दाम है, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का रिपोर्ट कार्ड है। अब सवाल यह है कि 2023-2024 में विजय की गीत किसकी धुन पर कसा जाएगा। आरएसएस है, वो संघी है, वो नफरत करता है और हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस जहां प्रदेशों में है वहां पर फसाद होता। आप बोलेंगे मिसाल दो, राजस्थान की मिसाल ले लो। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था, ये वापस वहीं पर जाएगा। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान। तो क्या भाईजान की आह तेलंगाना के रण में कांग्रेस के अटकाए रोड़े से ठोकर खाकर उपजी है? हैदराबाद का किला ढहने की कोई खुफिया खबर तो भाईजान को नहीं लग रही, क्योंकि मामला कसा भी है और फंसा भी है। वजह है कांग्रेस का मैदान में पूरे दम से उतर। अब चूंकि कांग्रेस के तौर पर मुसलमानों को एआईएमआईएम का एक बड़ा विकल्प मिला है, यही वजह है कि ओवैसी की पूरी पॉलिटिक्स कांग्रेस और बीजेपी को एक बताने की है। ये बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। एक मुस्कुराकर और एक गुस्से के आलम में कहता है, मगर तेलंगाना का कांग्रेस का सदर, एक दिन देखना आप, इस इलेक्शन के खत्म होने के बाद इनके पास इख्तिदार नहीं आएगा इंशाअल्लाह। आप याद रखना कि ये दोबारा जहां से शुरू किया था वहीं पर जाएगा। जैसा कि किसी शायर ने कहा था कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। तेलंगाना की सियासी बिसात पर हांफते दौड़ते भाईजान की पूरी सियासत शेरवानी, टोपी, गजा, फिलिस्तीन, हिंदुत्व का डर, आरएसएस, राम मंदिर, मॉब लिंचिंग और 3 तलाक जैसे पैंतरों पर कसी है। मुझे यकीन है कि तेलंगाना के असेंबली के इंतखाबात में जिसके सर पर टोपी दाढ़ी होगी, जो कुर्ता पैजामा और शेरवानी पहनता है, वो इस आरएसएस अन्ना को बता देगा कि जो हमारे कपड़ों पर हमला करता है वो यकीनन आरएसएस है, वो संघी है, वो नफरत करता है और हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहा है। अरे तुम्हारे पास बोलने को कुछ नहीं है तो तुम हमारे कपड़ों पर आ जाते, तो कभी हमारी दाढ़ी पर आ जाते, तो कभी हमारे टोपी पर आ जाते, और उसके बाद होता क्या, हमले शुरू हो जाते, हम पर हमले शुरू हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं अंग्रेजी में डॉग विजिल पॉलिटिक्स। ओवैसी कांग्रेस पर आग बबूला है और तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी पर तो और भी ज्यादा। दरअसल रेवंत रेड्डी ने एक सभा में ओवैसी के कपड़ों पर कमेंट किया था। रेवंत रेड्डी ने यह भी कहा था कि बीजेपी और कांग्रेस मिले हुए हैं। कांग्रेस की इस लाइन से ओवैसी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और भरी सभा में तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष की टिप्पणी को भाईजान ने मुसलमानों से जोड़ दिया। डॉग विसिल पॉलिटिक्स का तो पता नहीं, लेकिन ओवैसी एआईएमआईएम की सियासत के लिए खतरे का अलार्म जरूर सुन रहे हैं। कर्नाटक जीत के बाद कांग्रेस तेलंगाना में मुस्लिम वोट बैंक की एक बड़ी स्टेक होल्डर है और यही तस्वीर ओवैसी को परेशान कर रही है। कांग्रेस
जहां प्रदेशों में है वहां पर फसाद होता। आप बोलेंगे मिसाल दो, राजस्थान की मिसाल ले लो। तेलंगाना में ओवैसी बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। ओवैसी ये बात बखूबी जानते हैं कि अगर हैदराबाद का उनका किला ढहा तो कट्टरपंथी और भड़काऊ लाइन पर चलने वाली बची खुची उनकी सियासत भी सिमट जाएगी। इसी साल कर्नाटक चुनावों में AIMIM चारों खाने चित्त हुई थी, जहां सिर्फ 0.02% वोट AIMIM को मिले थे। अब यही डर ओवैसी को तेलंगाना में सता रहा है। कंफ्यूज्ड ओवैसी को समझ ये नहीं आ रहा कि वो कांग्रेस पर हमला करें या फिर बीजेपी RSS पर, और यही कंफ्यूजन उनके बयानों में दिख रहा है। कांग्रेस का जो हैदराबाद में हेडक्वार्टर है गांधी भवन, उसको मोहन भागवत कंट्रोल कर रहे हैं और उनकी जबान से जो नफरत निकली है, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, सर पे टोपी, दाढ़ी, ये RSS की जबान है। तो उनको खुल के बोलना चाहिए कि हमको कुर्ता पैजामा शेरवानी पहनना वोट नहीं चाहिए। मुस्लिम वोटों के कांग्रेस के पाले में खिसकने के डर से उपजी बेचैनी ओवैसी के बयान में दिखती है। तेलंगाना में 13% मुस्लिम वोटर हैं। तेलंगाना में 45 सीटों पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका निभाते हैं। वहीं हैदराबाद को AIMIM का गढ़ कहा जाता है। इस बार हैदराबाद की 15 विधानसभा सीटों में से AIMIM ने 9 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारने का ऐलान किया है। पिछली बार AIMIM के 8 प्रत्याशी हैदराबाद के मैदान में थे, जिनमें से 7 जीते थे। कब तक आप लोग कामयाब रहेंगे? दुनिया आप लोगों के पीछे है, वो मजलूम उसके बाद है तो ना एक को खड़ा करो, वहाँ पे राजा सिंह के महल से मेरे को खड़ा करो, उसकी मर्डर कर डालूंगा। AIMIM की कट्टरपंथी सियासत का ये वही रिफ्लेक्शन है जो ओवैसी ब्रदर्स की जहरीली तकरीरों में दिखता है। भड़काने, उकसाने और वोट पाने की इसी लाइन पर असदुद्दीन ओवैसी पहले यूपी, बिहार, गुजरात और पश्चिम बंगाल की राजनीति में दांव लगा चुके हैं और बिहार को छोड़कर बाकी राज्यों में मुंह की खा चुके हैं। इस बार राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी ओवैसी की AIMIM मैदान में है। लेकिन ओवैसी की कट्टरपंथी सियासत के प्राण अटके हैं हैदराबाद में। अगर ये किला ढहा तो ओवैसी की राजनीति नाटे में डूब सकती है। सबसे बड़ा झटका ओवैसी का मुस्लिमों का मसीहा बनने वाली ब्रांडिंग के लिए होगा। ओवैसी का डर इसी को लेकर है। वैसे भी 2020 में हैदराबाद के निकाय चुनाव में मोदी, शाह और योगी की तिकड़ी एक बड़ा झटका ओवैसी को दे चुकी है। और इस बार कांग्रेस का कर्नाटक वाला विजय बूस्टर मुस्लिम वोट बैंक के कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होने के संकेत दे रहा है। ट्रिपल तलाक का कानून कौन बनाए? ट्रिपल तलाक का कानून कौन बनाए? UAPA का कानून कौन बनाए? ये मॉब लिंचिंग का जिम्मेदार कौन है? अब बीजेपी में कल तक अंकल थे, कल तक अंकल बीजेपी में थे, मोदी जी को अपना पप्पा बोलते थे, आज जहीराबाद में आके असद भाई, दूल्हे भाई, अरे क्या गुलाटी मास्टर है बाबा तू। तो क्या दो नावों के बीच फंसे ओवैसी को हैदराबाद में ही नहीं बल्कि पूरे तेलंगाना में अपनी दरकती मुस्लिम वोट बैंक वाली सियासी जमीन का अंदाजा है? और बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस पर जोरदार हमले वाले बयान उसी जमीन को साधने की जुगत है। अब बात एलविश यादव की। एलविश यादव का नोएडा पुलिस से फिर एनकाउंटर होने वाला है, कन्फ्रंटेशन होने वाला है। कल नोएडा पुलिस नोटिस भेजेगी, एलविश को पूछताछ के लिए बुलाएगी और इस बार न तो एलविश का बीमारी का बहाना चलेगा, न बचाव की कोई दलील चलेगी, क्योंकि एलविश के राजदार राहुल की एक डायरी पुलिस के पास है। राहुल की डायरी में क्या लिखा है, सारी डिटेल इस रिपोर्ट में जरा
तुमने एक चीज़ देखी होगी, मेरा फेस जो है, फेस भी पहले से पतला हो गया, ऑल तो टेंशन है, वो अलग चीज़ है। अपने तिलक लगा के, अपने पूजा करके, अपनी मम्मी के दौरे आके, मोटे कैसा परेशान रहा, कितनी पतली होगी, देखियो कितना मोटू था, जितना मोटू था छोड़ गया था, देख कितनी पतली होगी। समझ गए होगे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। मेरी मम्मी बड़ी परेशान हो गई है भाई, मोटा बहुत परेशान हुआ है। दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, यू नो। लाइफ यूं ही तो है, यूं चलेगी तो मजा नहीं आया। लाइफ चलनी चाहिए यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर ऊपर, फिर और ऊपर। एल्विश यादव टेंशन में है, उसका परिवार भी परेशान है। ये बात खुद एल्विश अपने कैमरे पर कबूल कर रहा है। ऑन कैमरा एल्विश जो बात दुनिया से छिपा रहा है वो ये कि उस पर नोएडा पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। सांप और जहर वाले सिस्टम का एक राज अब बेपर्दा होने वाला है। नोएडा में जहर का नेक्सस एक्सपोज होने वाला है। एल्विश के माइंड गेम का द एंड होने वाला है, क्योंकि नोएडा कोबरा कांड में पुलिस को बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है। कोबरा कांड केस में आरोपी और एल्विश के करीबी बताए जा रहे राहुल की डायरी पुलिस के हत्थे चढ़ चुकी है। राहुल और एल्विश के बीच की कड़ी के बारे में पुलिस को पता चल गया है। पुलिस एल्विश को तीसरा नोटिस भेजने की तैयारी में है। इसके साथ मेनका गांधी का एनजीओ गुरुग्राम में भी एल्विश और सिंगर फाजिलपुरिया के खिलाफ केस दर्ज करवाने की तैयारी में है। लेकिन एल्विश की टेंशन की सबसे बड़ी वजह है राहुल की डायरी। ये वो डायरी है जिसे एल्विश और राहुल मिलकर छिपाना चाहते थे। इस डायरी को पुलिस से बचाकर रखना चाहते थे, क्योंकि इस डायरी में हर डिटेल मौजूद है जिससे नोएडा, गुरुग्राम और दिल्ली में चल रहे जहरीले धंधे की पूरी डिटेल मिल सकती है। सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिली है कि राहुल की इस डायरी में एल्विश और फाजिलपुरिया का नाम लिखा है। नोएडा से गुरुग्राम तक हुई जहरीली पार्टी की हर एक डिटेल इस डायरी में मौजूद है। इस डायरी में जहरीली पार्टी के आयोजकों का नाम, सांपों के जहर वाली पार्टी कहां-कहां हुई, इसकी सभी लोकेशन की पूरी डिटेल मौजूद है। राहुल किस पार्टी में कितने सांप लेकर गया, किस किस पार्टी में कौन सा सांप लेकर गया, किस पार्टी में सांप के जहर की कितनी सप्लाई हुई, ये भी लिखा है। इसके अलावा इस डायरी में एल्विश के अलावा भी कुछ और लोगों के नाम मिले हैं। राहुल की इस डायरी में गुरुग्राम में हुई पार्टी का भी जिक्र है। पुलिस सोर्सेज का कहना है कि इस डायरी से कई हैरान करने वाले खुलासे भी हो सकते हैं। राहुल की ये डायरी इस जहरीले सिस्टम का एक एक राज बेपर्दा कर सकती है। पिछले 24 घंटे से नोएडा पुलिस की 2 टीमें इस डायरी की जांच में लगी हैं। एक टीम डायरी में लिखे गए नाम वाले लोगों से कांटेक्ट कर रही है, तो दूसरी टीम लोकेशन पर जाकर सबूत इकट्ठा कर रही है। नोएडा में सांपों वाली पार्टी मामले में क्या राहुल की डायरी एल्विश यादव सहित कई और लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं? दरअसल नोएडा पुलिस के हाथ राहुल की एक डायरी लगी है जिसमें पार्टी के कई आयोजकों के नाम दर्ज हैं। इतना ही नहीं, पार्टी कहां-कहां हुई, कब कब हुई और पैसों का क्या हिसाब किताब था, ये तमाम चीजें बताया जा रहा है कि इस डायरी में दर्ज है। ऐसे में नोएडा पुलिस की 2 टीमें इस डायरी को खंगाल रही हैं और इस डायरी में जो कुछ लिखा हुआ है उसकी तस्दीक की जा रही है। नोएडा पुलिस डायरी में मौजूद हर इंफॉर्मेशन को क्रॉस एग्जामिन कर रही है। एक एक क्लू और एक एक डिटेल की बारीकी से जांच की जा रही है। राहुल के बयान और डायरी में मौजूद इंफॉर्मेशन को मैच कराया जा रहा है। हर डिटेल को जोड़कर केस की पूरी टाइमलाइन बनाई जा रही है। नोएडा के सेक्टर 49 में रेड के दौरान पुलिस ने 5 आरोपियों को अरेस्ट किया था। इनके पास से कोबरा समेत 9 सांप और 20 ml सांप का जहर बरामद हुआ था। पुलिस ने इस केस के सारे आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की। 24 घंटे की पूछताछ में पुलिस का मेन टारगेट राहुल था। राहुल वो किरदार है जो एल्विश और दिल्ली एनसीआर की हर जहरीली पार्टी के बीच की कड़ी है। राहुल का जब नोएडा पुलिस से एनकाउंटर हुआ तो उसने पुलिस को बरगलाया। जवाबों को घुमाकर उसने पुलिस को फंसाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस रिमांड में तो मुर्दे भी सच बोलते हैं। राहुल जैसे आरोपी की क्या मिसाल। जैसे ही पुलिस सख्त हुई, खुद को बेगुनाह और फंसाने की बात करने वाला राहुल तोते की तरह राज उगलने लगा। पुलिस को राहुल ने बताया कि फोन पर उसे पार्टी में सांपों को लाने का ऑर्डर मिलता था। पार्टी की बुकिंग की सारी डिटेल वो एक डायरी में नोट करता था। राहुल की निशानदेही पर पुलिस ने यही डायरी बरामद की। इसी डायरी से एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ी हैं।
इतना ही नहीं, राहुल ने पूछताछ में एल्विश से कांटेक्ट होने की बात कबूली। इसके साथ ही नोएडा के एक स्टूडियो में एल्विश के कहने पर सांप वाला प्रोग्राम करने की बात भी कबूल चुका है। पुलिस की पूछताछ में राहुल ने डायरी की डिटेल तो बताई, तो केस के बाकी आरोपियों ने भी पुलिस के सामने कई राज उगले। गिरफ्तार आरोपियों ने पार्टी में सांप की सप्लाई की बात कबूली और सांप कहां से सप्लाई होते थे उसकी लोकेशन भी बताई। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि रेव पार्टी के लिए सांप और जहर दिल्ली के बदरपुर के पास एक गांव से लाया जाता था। बताया जा रहा है कि राहुल सहित 5 आरोपी जब नोएडा पुलिस की रिमांड पर थे, 54 घंटे की रिमांड पर जब ये 5 आरोपी थे, उस दौरान राहुल से जब पूछताछ शुरू की गई तो शुरू में राहुल पुलिस को गुमराह करने की कवायद कर रहा था, लेकिन जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने कई राज उगले हैं। इतना ही नहीं, उसने ये बताया कि पार्टी कहां कहां हुई। जिन जगहों का उसने जिक्र किया, नोएडा पुलिस राहुल को उन जगहों पर भी लेकर गई। इस मामले में नोएडा पुलिस के हाथ कई टेक्निकल एविडेंस भी लगे हैं, जिनकी जांच की जा रही है। इतना ही नहीं, अब तक करीब 1 दर्जन लोगों से पूछताछ भी की गई है। जाहिर तौर पर नोएडा पुलिस इस पूरे मामले में वो तमाम सबूत इकट्ठा करने की कवायद कर रही है ताकि मामले की कड़ियों को जोड़ा जा सके। जो लोग नोएडा पुलिस के एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि नोएडा पुलिस बहुत संजीदगी के साथ केस पर काम कर रही है। पुलिस अब पहले से इकट्ठा किए गए सबूत और जानकारियों को डायरी की डिटेल से मैच करा रही है। डायरी की जांच में पुलिस को पता चला है कि राहुल और एल्विश की फर्स्ट मीटिंग किसी थर्ड कैरेक्टर ने करवाई थी। ये तीसरा कैरेक्टर कौन है, पुलिस इसका पता लगा रही है, क्योंकि इस किरदार को एल्विश और राहुल दोनों के राज मालूम है। हालांकि अभी तक इस किरदार के नाम का पुलिस ने खुलासा नहीं किया है, लेकिन इनपुट है कि पुलिस इस थर्ड कैरेक्टर की पूरी कुंडली खंगाल रही है और ये तीसरा कैरेक्टर भी पुलिस के रडार पर है। मतलब ये कि नोएडा पुलिस एक एक करके केस की एक एक कड़ी जोड़ रही है। नोएडा